नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही, लेकिन ये हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड के जोशीमठ की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर पुलिस -20 डिग्री तापमान में भी मुस्तैद है। आईटीबीपी के जवानों ने अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। भारत के वीर सैनिक बर्फीली पहाड़ियों पर करतब दिखाते हुए नजर आए और हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खटीमा में भाजपा कार्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकतंत्र का त्योहार है। इस मौके पर एक ही शपथ लेनी है कि कोरोना महामारी को हराना है। कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, साथ ही साथ आगामी चुनाव में भी अपना योगदान देना है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी से अपील की कि घर से बाहर जाते समय मास्क लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और मैं कल पर्चा भरूंगा, इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से सभी के बीच में सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी से मिलने के लिए उनके बीच में आया हूं। तो चूंकि झंडारोहण भी आज चूंकि 26 जनवरी है, महापर्व है हमारा, तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर आज हमने झंडारोहण किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना महामारी भी हमारी इस समय चल रही है। सभी से ये भी अनुरोध करता हूं कि जो कोरोना महामारी के जो हमारे दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश हैं, सरकार के दिशा निर्देश हैं, साथ में चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, सभी को उसका पालन करना है। हमारी जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है और एक अच्छी सरकार चुनना भी हमारे लिए जरूरी है। तो दोनों काम होंगे और हम सब लोग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमने बची हुई सीटों का रिव्यू किया है, जिसमें 16 सीटें हमें चुनौती भरी दिख रही। हमें इन सीटों को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। 8 सीटों की जिम्मेदारी मुझे और बाकी के सीटों की जिम्मेदारी प्रीतम जी और गणेश गोदियाल को मिली है। सुनिए। हम लोगों ने सब सीटों का रिव्यू किया कि रिव्यू मतलब कि कहाँ हमारी क्या पोजीशन बन रही है टिकट देने के बाद जो है, और अपोजिशन के टिकटों के साथ जो है। तो 16 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनमें हमको हमारे सामने चुनौती है, तो हमने उसको बांट लिया आपस में। 8 सीटें पर मैं फोकस करूँगा, 4 पर प्रीतम सिंह जी करेंगे, 4 पर गणेश गोदियाल जी करेंगे। ये तैयारी की बैठक थी। बाकी सीटों पर हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। रामनगर का क्या चक्कर चल रहा है अभी तक? रामनगर का किस्सा तो हो गया ना, डिक्लेयर हो गया, सब हो गया। हरीश रावत जी लड़ेंगे? ये सवाल क्यों? कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 60 साल तक देश में एक पार्टी का शासन रहा और पिछले 7 साल में लगातार भारत आगे बढ़ा और तरक्की हुई। काशी विश्वनाथ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वहां हाईवे तैयार हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। कोशिश करी है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में कोई न कोई काम करें। उस काम को लेकर मैंने 550 से भी ज्यादा फैसले इन 5 महीनों में लिए हैं। और केवल फैसले नहीं लिए, उन फैसलों को धरातल पर भी उतारा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया होगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारा पर्यटन अच्छा होना चाहिए, हमारा रोजगार अच्छा होना चाहिए, हमारे सभी लोगों को काम मिलना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, उसको लेकर एक रोड मैप बनाया है। सरकार की तरफ से हमने सबको निर्देश जारी किए कि आप विभागों में अपने 10 सालों का एक रोड मैप बनाइए। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री के रूप में मैंने देखा कि हम खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। आज जो लोग विपक्ष में हैं, अपने समय में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया।
लेकिन आज कहते हैं, कभी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कभी कहेंगे बेरोजगारी बढ़ गई, कभी अन्य प्रकार की बातें करेंगे। अरे भाई, हम उनसे पूछना चाहते हैं, अभी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि हम 500 रुपए से कम का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, किसी अन्य प्रदेश में, पंजाब में है। क्या कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था करी है? इनसे पूछना चाहिए कि कहीं ऐसी व्यवस्था करी है आपने? अगर आपने नहीं करी है तो आप सरासर झूठ बोलते आए हैं, क्योंकि देश के अंदर यह इतिहास रहा है कि 60 सालों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, और पिछले 7 सालों में मोदी जी के कालखंड में लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, लगातार तरक्की हुई है, रह गई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, उन समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। देखिए, विकास क्या है कि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ काम अभी पीछे हुए हैं, कुछ काम आगे हो जाएंगे, मैं हमेशा से कहता हूं, लेकिन कुछ बड़े कामों को हमने यहाँ की लाइन में डाला है। जैसे अभी थाने को लेकर भी यहाँ से चकरपुर जाना पड़ता है लोगों को, वो थाने का भी जो है कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ असंतुलन है, उसको भी हम ठीक करेंगे कि वो खटीमा में ठीक रहेगा कि वहां ठीक रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे बताया गया है ये भी एक परेशानी है। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। पतंजलि योग पीठ परिसर में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं और योग पीठ के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि किसी भी आध्यात्म संस्था के द्वारा किया जाने वाला प्रयास है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, लोग योग को अपनाएं और जो सपना देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों ने देखा था उसे सभी को मिलकर पूरा करना है। योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म और योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति के जागरण का अभियान योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से निरंतर प्रवाहमान है। और इसी क्रम में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो राष्ट्रीय समिति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा राष्ट्र मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें भी हमने अपनी एक आहुति दी है। उसमें भी मुझे एक सदस्य के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है। तो उसमें 3 बड़े काम हम कर रहे हैं। एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कीर्तिमान, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कीर्तिमान बन रहा है। और जब देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, स्वाधीनता दिवस मनाता है, और जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ काम भी सबसे बड़े होने चाहिए। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के कीर्तिमान के साथ साथ हमने एक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि से इस रूप में दी है कि हमने एक और जहां पर सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद, सभी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स वो पतंजलि से उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ अभी हम स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी राष्ट्र को समर्पित करते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि अब स्वदेशी समृद्धि कार्ड में 2.5 से 5 लाख रुपए का बीमा, पतंजलि के औषधियों पर 10% से छूट से लेकर के, और अब पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड रुपए और पीएनबी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के रूप में भी देशवासी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी आध्यात्मिक संस्था के द्वारा किया जाने वाला प्रथम प्रयास है आज़ाद भारत में। 28 जनवरी को इसकी हम लॉन्चिंग का हमारा ध्येय है कि हम इस देश में अपने उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए खेत खलिहानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में भारतीय और भारतीयता की प्रतिष्ठा से लेकर के जन जन का चरित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व निर्माण हो, जन जन में एक दिव्य नेतृत्व निर्माण हो, इस काम में पतंजलि लगा हुआ है। और आज मैं संपूर्ण राष्ट्रवासियों से आह्वान भी करता हूं
कि हम इस गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प लें कि हमने राजनीतिक गुलामी की बेड़ियों को तो काट दिया है, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैचारिक गुलामियों की बेड़ियों और जंजीरों को भी काट करके एक पूर्ण स्वाधीन भारत बनाने के लिए हम संकल्प लें, प्लेज लें, शपथ लें। देखो, मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि योग धर्म और राष्ट्र धर्म का एक अनूठा संगम देश में चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कम से कम ऐसा हो रहा है देश में पहली बार कि एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सब योग में जुटे पड़े हैं। और योग धर्म से जब राष्ट्र धर्म की ये प्रवाह आगे बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक ही होगा। और यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और पूर्वोत्तर में बहुत मामला संघर्ष या मुकाबला कहें, युद्ध कहें, बहुत जोरदार है टक्कर। तो किसको, आपका आशीर्वाद किसको है, कौन मना रहा है सरकार? अभी हमारा सबको आशीर्वाद है, क्योंकि हम सर्वदलीय हैं, निर्दलीय हैं, न पक्ष में न विपक्ष में। उत्तराखंड की देहरादून सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक आरेंद्र शर्मा इस बार कांग्रेस के सिंबल से मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार 2017 की हार का हिसाब चुकता करने के लिए अपने वरिष्ठ नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे आरेंद्र शर्मा पर भरोसा जताया है। आरेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं आरेंद्र शर्मा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सहसपुर से प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, किस तरह से आप चुनाव मैदान में रहेंगे, क्या कुछ आपकी जो मुद्दे हैं वो रहेंगे खासतौर पर? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और उस क्षेत्र में पिछले 15 सालों में विकास पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक वहाँ बड़ा ज्वलंत मुद्दा है शीशमबाड़ा कूड़ा का, घर का। उससे वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ के उद्योगों में पढ़े लिखे बच्चों को कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठेकेदारी प्रथा है। हम जब सरकार बनेगी तो हम 20 साल के लिए एक डॉक्यूमेंट विजन का प्लान करेंगे, जिससे हमारे युवा बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके, स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर कि वहाँ उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसी तरीके से वहाँ किसान ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसानों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है कि उनके लिए समय पर खाद मिल सके, उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल सके, खरीद सेंटर्स नहीं है, उन पे किसान की जो फसल जब तैयार होती है तो वो समय पर नहीं खरीदा जाता, पौने पौने दामों में बेचा जाता है, किसान मजबूर हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। छोटे छोटे किसान हैं। हम चाहते हैं हमारा किसान नई तकनीक के साथ उस छोटी सी खेती में कैसे लाखों रुपए कमाए। इसी तरीके से कई ऐसे मार्ग हैं हमारे जहां पर आज भी राजधानी के नज़दीक होते हुए भी जब बरसात या कोई छोटी आपदा आती है तो वो राजधानी से कट जाते हैं। कई फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण बहुत छोटी छोटी 100 मीटर 200 मीटर के कारण पूरे गांव जहां आबादी रहती है वहाँ उनका संपर्क कट जाता है। वो चाहे मिश्राज पट्टी हो, दुदई हो, कोटी ढलानी हो या शहीद जयसिंह मार्ग हो या शुक्लापुर की सड़क हो, तो ये ऐसी सड़कें हैं जो हमारी प्राथमिकताएं पर हैं। इसी तरीके से पेयजल की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में बहुत खराब है। भाऊ वाला लांगडूम परियोजना अभी तक लागू नहीं हुई है,
मसूरी बाईपास जो डूंगा और मिश्राज पट्टी इधर से निर्माण होना था, वो निर्माण नहीं हुआ है। घोषणाएं केवल कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत उद्यमी हैं, लेकिन उनके लिए कोई कुटीर उद्योग की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। हम चाहते हैं हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर उनके जीवन में आर्थिक बदलाव हो सके। हमारे बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई ऐसे एकेडमी की व्यवस्था नहीं है या उनके लिए कोई ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है कि वो राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कौशल दिखा सके। इसी तरीके से हमारे जो किसान मजदूर हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जो इतनी गरीबी के बाद भी वो बेघर होने, घर के निर्माण वहाँ पर हम लोग जब आएंगे तो गरीबी रेखा से जो बहुत बेचारे नीचे स्तर पर रह रहे हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सके। तो हम पूरा चहुमुखी विकास इस क्षेत्र का कैसे हो सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। और हम कंप्यूटर सेंटर्स, अपने बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। हम चाहते हैं कि जो हमारी 56 ग्राम सभाएं हैं, उसमें सारे बच्चे जो भविष्य हैं हमारा, उनमें प्राथमिक शिक्षा देकर कोडिंग अभी से ही लर्निंग प्रोग्राम हो, या हमारे जो युवा बच्चे जो आज की नई कंप्यूटर कोडिंग है, कोडिंग की, उनका प्रशिक्षण देकर हम अपने युवाओं को रोजगार के लिए नई जो है उससे जोड़ सकेंगे। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, 2017 में आप रनर रहे, लेकिन वहीं हम बात करें तो नरेंद्र तिवारी के काफ़ी खास रहे आप, तो इस अनुभव को कैसे यहाँ पे काम करेंगे आप, किस तरह से साझा करें? मैंने जो भी सीखा है वो ऐसे उनके साथ सीखा कि स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी 4 जब सिटकुल क्षेत्र, चाहे वो हरिद्वार का हो या हमारे पंतनगर का हो या ऑन सैटेलाइट सिटी बनाने का हो, क्योंकि हमारा उत्तराखंड काफ़ी कुछ स्विट्ज़रलैंड से मिलता जुलता है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का भी जीडीपी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो। यहाँ असीम संभावनाएं विकास की, और निश्चित ही हम सब ने जब 9 नवंबर 2000 को ये सपना देखा था कि हमारा उत्तराखंड जो है भारत का सबसे अच्छा राज्य बनेगा। हमने स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी के सानिध्य में रहकर जो कुछ सीखा, उसके लिए मेरा विजन है कि मैं उसको आगे भविष्य में योजनाएं बना सकूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अंदरूनी कलह से कर रहा हूँ, कांग्रेस कैसे निकल पाएगी बाहर, क्योंकि अब चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक हैं। ऐसे में जो लगातार जो अंदरूनी कलह है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। कई गुट कांग्रेस मटी हुई है, कहीं अभी भी कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो ऐसे छोटे मोटे प्रदर्शन चलते रहते हैं, लेकिन मन मुटाव हमारा किसी का नहीं है। सब लोग मिलके कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं छोटी मोटी बात भी होगी, मिल बैठकर उनको मनाएंगे। सभी हमारे लिए भाई और उसकी तरह हैं, सब कांग्रेस जन हैं, सब में जो है कांग्रेस के लिए काम करने के लिए एक जज्बा है। और निश्चित ही जब आप देखेंगे 10 मार्च को जो परिणाम आएगा, तो बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ आनंद शर्मा बात करने के लिए, जिन्होंने कहा कि वो निश्चित तौर पे इस बार जो पूर्ण बहुमत की सरकार की उन्होंने बात की है कि सहसपुर सीट को भी उन्होंने कांग्रेस की झोली में डालने की बात की। मैं सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हर्ष गंडा, एनबी न्यूज़, देहरादून। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मालवीय उद्यान में पहुंचकर तिरंगा फहराया और उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम अपने मन में संकल्प लेते हुए मनाते हैं ताकि देश प्रगति की राह पर चल सके और तमाम सुख समृद्धि मिल सके। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम लोग एक संकल्प को लेकर अपने मन में संकल्पित करते हैं ताकि देश जो है प्रगति की राह पर चल सके,
तमाम सुख सुविधाएं देशवासियों को मिल सकें, इन तमाम संकल्पों को लेते हुए हम उन तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि जो जिस कार्य में भी लगा है उसको कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए, ईमानदारी से पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। और उम्मीद की जाती है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सब लोग काम करें, ये इस अवसर पर हमारा संकल्प होता है। आज चूँकि 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वज फहराया। उसके बाद हरिद्वार पुलिस के जवानों ने उनके साथ परेड मार्च भी किया, जिसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। देखिए, आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में हुआ है। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। चूँकि कोविड के कारण इस बार शासन का भी निर्देश था कि कार्यक्रम को अल्प समय का और संक्षिप्त रखा जाए, उसका पूरा पालन किया गया और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो निर्धारित है उसका भी पालन किया गया। जो भी यहाँ पर पुलिस की जो परेड हुई बहुत ही अनुशासित, बहुत ही अच्छे ढंग से, इसी के साथ ही 5 विभागों की झांकियाँ भी रही, जिसमें उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उसको प्रदर्शित किया गया। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सितारगंज के एसडीएम कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। इस दौरान कार्यालय के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर एसडीएम तुषार सैनी ने 73वें गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें इसके अनुसार चलते हुए किस तरह इसे मानते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे अधिकार हैं उनके तहत चलते हुए किस तरह मिलजुल कर कानून का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए, ये सब सिखाया है। जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र आज के दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था, सभी लोग जो है संविधान के नियमों का पालन करें, न केवल जो अपने अधिकार हैं बल्कि जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी उनका भी जो है अनुसरण करें, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और जो कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे। कांग्रेस आलाकमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। इसी बीच इस बात के संकेत भी मिल रहे कि कांग्रेस 6 विधानसभा क्षेत्र पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। जिन सीटों पर टिकट बदले जाने हैं उनमें रामनगर से भी बताई जा रही, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं कांग्रेस की टिकट बंटवारे के बाद लालकुआं विधानसभा में कांग्रेसियों के बगावती सुर साफ सुनाई दे रहे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वहीं अब सीनियर कांग्रेसी नेता हरेंद्र सिंह बोरा भी ऐसा जान पड़ता है कि शायद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हैं। कोई भी परिवार होता है, परिवार में अगर 3 भाई है तो उनमें भी आपस में कभी कभी टकराव हो जाता है। ये इतनी बड़ी कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। आज़ाद कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाने का अधिकार कांग्रेस ने ही किया है। भाई देखिए, मेरे ऊपर मेरे समर्थकों का दबाव था कि भाई आप हमसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई 2022 में मुझे अवश्य टिकट मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला। हाईकमान का फैसला था, हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो भी स्वागत योग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई देखिए, 2022 के चुनाव में सभी पार्टियों में दल बदल का माहौल जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने मैंगलोर पहुंचकर काफी लंबे समय से बीजेपी में रहने वाले एक बड़े राजनीतिक घराने के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में विलय कराया। इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। मैंगलोर में स्वर्गीय अख्तर चेयरमैन का राजनीति क्षेत्र में अच्छा दबदबा रह चुका है और बसपा में रहने के बाद इस परिवार के बेटे कलीम अंसारी और उनके पुत्र काफी लंबे समय से बीजेपी पार्टी के नेता रहे हैं और 2012 में कलीम अंसारी मैंगलोर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इससे पहले ये हमारे खंडूरी परिवार के एक सदस्य भी हैं हमारे लिए, तो क्योंकि मेरे पिताजी के साथी रहे हैं और बहुत लंबे समय से साथी रहे हैं।
एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जैसे आज जो कांग्रेस में आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा छोटा भाई आमिर भी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और इससे ज़्यादा भी मुझे खुशी हुई है कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पे कि जो स्नेह और जो प्रेम मेरा पिताजी का था वो बीजेपी में थे, पर जो काजी भाई के लिए है, काजी निज़ामुद्दीन के लिए है, वो मैं खुद ही जानता हूँ। तो कितनी इज्जत करते हैं काजी जी की वो भी मैं जानता हूँ, मैं डायरेक्टली जानता हूँ। तो इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि मेरे परिवार के 2 सदस्य हैं, एक तरह से राजनीति की कड़ी जुड़ चुकी है कांग्रेस में। तो अंसारी साहब का बहुत बहुत। मंगलौर के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक जनाब अख्तर चेयरमैन साहब का परिवार रहा है, और कलीम भाई हमारे बड़े भाई, उनके साहबजादे और उनके पोते चौधरी आमिर साहब अपने पूरे परिवार के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड, मंगलौर और आसपास जो बुरा हाल हुआ है उसको जो विकास पटरी से उतरा है वो कांग्रेस ही ला सकती है। तो आज इन लोगों ने, क्योंकि इनका जुड़ाव जनरल खंडूरी साहब से बहुत ज़्यादा रहा। नैनीताल में नामांकन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया। नैनीताल में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं कांग्रेस की बैठक में सैकड़ों कांग्रेसी एक मंच पर नजर आए और सभी ने संकल्प लिया कि विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाकर घर घर जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों और निवर्तमान विधायक संजीव आर्य द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे विभिन्न दलों के हमारे साथी, उसमें हमारी माताएं भी हैं और हमारे युवा साथी भी हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनका आभार भी प्रकट करता हूं। और उसके बाद ये हमारी आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक आई है, तो उस बैठक में हमने यही तय किया है कि किस तरीके की हमारी चुनावी रणनीति होगी, किस तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से हमारे विभिन्न वार्डों में हमारे कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित तौर पर किस तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट पे विशेष रूप से हम लोगों का फोकस होगा। मुझे यकीन है परमेश्वर के आशीर्वाद से कि जो यहाँ पे टिकट दिया गया है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसका ज्ञान, जितने लोग कैंडिडेट खड़े हुए हैं सबसे नंबर 1, सबसे अव्वल है। आप उसका टेक्निकल नो हाउ देखो, आप उसकी पॉलिसीज़ देखो, उसकी पॉलिसीज़ हमेशा वो हैं जिसने समाज के हित में काम किया। और इवन आज सबसे बड़ा प्रश्न होता है, कई लोग कह रहे हैं कि लोगों ने दल बदला, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया। मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारे माननीय विधायक जी को बीजेपी वाले टिकट नहीं दे रहे थे? 101% दे रहे थे। क्या यशपाल दाजू को टिकट नहीं दे रहे थे? 101% दे रहे थे। पर उस भरी हुई थाली को छोड़ के इसलिए आए क्योंकि उनके कार्यशैली इस तरीके की। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।